हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ वापस। और इसके पहले वाले वीडियो में हम टेंस के बारे में आप लोग को बताए थे। और आज जो है टेंस का जो टेंशन है, सबके अंदर की टेंस समझ में नहीं आता है, उस टेंशन को आज एकदम पूरी तरह से रिमूव करना है। सभी के जो ब्रेन में फिट हो गया टेंस, सर जी समझ में नहीं आता, टेंस नहीं समझ में आता, तो आज ऐसा होगा कि टेंस एक बार में समझ में आ जाएगा। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा और जो रूल्स हैं उसको ध्यान से समझते रहिएगा। तो ये पक्का है कि आपका जो है टेंस जो है आज क्लियर हो जाएगा। और तो सबसे पहला जो हमारा टेंस था वो था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस था और प्रेजेंट टेंस जो है बताए थे कि 4 प्रकार के होते हैं। तो उसका आज पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हम करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे, ये टेंस क्या होते हैं और इस टेंस को ऐसा बताएंगे कि आज क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, बस इतना पहचान याद रखना है आप लोग को कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में कोई भी वाक्य कोई भी बोला, अगर उसके अंत में ता है, ती है, ते है या फिर ता हूं, ती हूं, ते हूं आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, वह जो है कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा वो। अभी हम जो है पहचान जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या होता है पहचान, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ के इसको साथ में नोट करते रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, जैसे बाद में आप लोग देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान लिखते हैं। इसका पहचान क्या होता है, तो हम अभी बताए हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ता हूं, ती हूं ये शब्द आए तो वह जो है क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो जैसे यहां पर हम लिख दे रहे हैं अभी इसका जो है पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं, ती हूं, ते हूं इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो वह क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे ध्यान से समझने की बात यह है कि अभी हम इसका पहचान बताया, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या फिर ता हूं, ती हूं, ते हूं। इसके पहले हम बताए थे केवल प्रेजेंट टेंस का पहचान, आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे। केवल प्रेजेंट टेंस का पहचान बताए थे जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो शब्द आए, केवल है शब्द बोले थे, अगर आ जाए तो समझ जाइएगा कि वहां पर प्रेजेंट टेंस है। तो यहां पर आप देख रहे हैं लास्ट में है आया है कि नहीं, है आया है कि नहीं, सब में देख लीजिए ध्यान से, आया है ना सब में। सब में जब है आया है तो इसका मतलब यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये कैसे समझेंगे। इसको समझने के लिए आपको यहां पर है के पहले, है के पहले देखना है क्या है। है के पहले हम बता दें, अगर ता शब्द आ जाए, ता, केवल इतना याद रखना है, ता शब्द आ जाए, बस ता शब्द आ जाए तो तुरंत समझ जाइएगा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ता आएगा, ये समझिए। ता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल आएगा और ता के तुरंत बाद है आएगा, तुरंत समझ जाइएगा कि ये जो है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब बाकी आगे देखते हैं क्या है। अब इसका पहचान तो हो गया, पहचान हो गया कि भाई लास्ट में ता है, ती है, ते है या फिर ता हूं, ती हूं, ते हूं आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके आगे हम देखते हैं तो सेंटेंस, एक एक सेंटेंस पढ़ना पड़ता। हम बताए थे कि इसमें जो है 4 सेंटेंस पढ़ना है आप सभी लोगों को। एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, दूसरा निगेटिव सेंटेंस है, फिर इंट्रोगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो पहला हम सेंटेंस पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला सेंटेंस जो होगा हमारा, उसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में बताए थे सकारात्मक वाक्य कहते हैं।
या फिर साधारण वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, अब ये सकारात्मक वाक्य पढ़ने से पहले हम कुछ और बताना चाहेंगे आप लोग को। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो मेन चीज़ होता है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम जानेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में बस दो ही जो है वो वचन होते ही हैं, एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है, बस। ठीक है, तो पहला सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से समझना है। अगर इसको समझ जाएंगे तभी जाके आप कोई भी ट्रांसलेट कर पाएंगे, बिना इसको समझे आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। ही आता है, सी आता है, और इट आता है, और नेम। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, नेम। अब ही को हिंदी में कहते हैं वह, और सी को भी वह कहते हैं, लेकिन यह जो है स्त्री के लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए, और यह जो है किसके लिए होता है, पुल्लिंग के लिए। ये पुरुष के लिए होता है, ये स्त्री के लिए होता है, ये लड़के के लिए होता है, ये लड़की के लिए होता है। सी और ही मतलब लड़के के लिए और सी जो है लड़की के लिए। ठीक है, बाकी इट, इट मतलब होता है यह जो है बहुत सारे चीज़ में यूज होता है। जैसे यह मतलब यहाँ पर है कि यह नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव के लिए भी यूज होता है, और उसके बाद कुछ वेदर के लिए भी यूज होता है। जैसे मौसम की ट्रांसलेट करना है, मौसम कोई आ गया, जैसे बारिश हो रही है तो इट्स रेनिंग हो जाता है, तो वहाँ पर भी यूज होता है। और नेम मतलब होता है नाम, नेम मतलब नाम होता है, और यहाँ पर नाम किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम, अगर किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम हो तो वह भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है आई, वी, यू, दे। आई मतलब क्या होता है? मैं होता है। वी मतलब हम, और यू मतलब तुम या आप, तुम या आप, और दे मतलब वे। एक चीज़ और बता दें, जैसे आता है वो भी, तो यहाँ पर और दो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे दिस दैट। यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो छोटे बच्चों को बहुत पढ़ाया जाता है। देखो दिस दैट, जब जैसे आप जब क्लास 6 में या 5 से ही बताना शुरू हो जाता है दिस दैट। दिस क्या होता है? दिस मतलब होता है यह, और दैट मतलब होता है वह। और यहाँ पर इसमें दीज दोज होता है। प्लूरल में क्या होता है? दीज और दोज। दीज मतलब होता है ये, और दोज मतलब होता है वे। इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और जानना है आप लोग को, उसको हम बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर लिखें यस, वी और ओ, यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और वी का मतलब होता है वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या होता है? कर्म। बस इतना चीज आपको जो है माइंड में हमेशा रखना है, इसको हमेशा माइंड में रखिए। और यही सब्जेक्ट का मतलब, चाहे जितना भी सब्जेक्ट आए बस यही सब्जेक्ट ही होगा, यही सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट बस आपको याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। और यहाँ पर अगर अभी हम यहाँ पर जब लिखेंगे यस, वी, ओ का मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि यस से सब्जेक्ट होता है, वी से वर्ब होता है, और ओ से ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य हम लिखे हुए हैं, और इसका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला हम जो है सेंटेंस पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मतलब एकदम सिंपल वाक्य है। देखो, जैसे सबसे पहले हम जो है इसका, जैसे मैथ में सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वैसे ग्रामर में स्ट्रक्चर बोलते हैं, संरचना होता है। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा, किस हिसाब, जैसे मैथ में हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लगा के कोई भी सवाल होता है उसको हल करते हैं, उसी प्रकार से ग्रामर में
भी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम जो है ट्रांसलेट करते हैं, जिससे हमारा ट्रांसलेशन जो है गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जैसे स्ट्रक्चर हम पहले लिखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वह होता है यस। यस मतलब अभी बताएं, यस अगर हम लिखे तो समझ जाइएगा सब्जेक्ट। ठीक है, और वी मतलब अभी बताएं कि वर्ब। ठीक है, यस वी का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर यूज़ क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस फिर यस या ईएस, फिर जो है क्या होगा ओ लिख दिए, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ताकि जो है ये जो है ज़्यादा प्लेस भी ना ले और जल्दी लिखा जा सके। ठीक है, आपकी पेन भी, स्याही भी बच जाएगी इसके लिए। ठीक है, अभी देखो, अब यहाँ पर हम लिख दिया अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी वाक्य हम लेंगे, उसमें इस स्ट्रक्चर का जो है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो वह कभी गलत ही नहीं हो सकता हमारा। जैसे एक हम लेते हैं, अभी तुरंत जो है एक सेंटेंस लेकर के देखते हैं, इसके हिसाब से उसको जो है ट्रांसलेट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। देखिए, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए वह आम खाता है। अब यहां पर हम एक जो है सेंटेंस ले लिए हैं, लेकिन सबसे पहले हमें कोई भी सेंटेंस आए उसको पहचानना पड़ेगा कि वह जो है कौन सा टेंस है, सबसे पहले ये पहचानना होगा। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखे हैं, इसको सबसे पहले हमें पहचानना है कौन सा टेंस है। वैसे अभी तो हम बता रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जाहिर सी बात है हम उसी का लिखे हैं, लेकिन जब आप कभी भी ट्रांसलेट करेंगे तो वहां पर सबसे पहले पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, तब उसके हिसाब से आप जो है उसको ट्रांसलेट करेंगे, तब जाके आपका ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि वह आम खाता है, सेंटेंस है। अभी हम लास्ट में देखेंगे, सबसे लास्ट में, अभी हम इसके पहले बताए हैं पहचान में कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, मतलब कि इस वाक्य के अंत में, अंत मतलब यही तो है अंत, यही तो है अंत ना, तो अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, तो पहले में ही हमें मिल गया कि यहां पर ता है आया है, ता है आया है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये कौन सा सेंटेंस है ये बात करना है ना, कौन सा सेंटेंस है। तो कौन सा सेंटेंस पता लगाने के लिए हम ये देखेंगे कि भाई इसमें कहीं पर कोई कुछ उस तरह से क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है, या फिर कहीं पर ऐसा कोई वर्ड तो नहीं आ गया कि नकारात्मक वर्ड आ गया, नहीं सब तो नहीं यूज हो गया है। तो वो सब देखने के बाद अगर हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस है तो तुरंत जान जाएंगे कि हम क्या है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को देखने के जस्ट तुरंत बाद हमारे माइंड में तुरंत सेट होगा कि भाई अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वह सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तुरंत इसका अप्लाई करेंगे इस पे और तुरंत जो है हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस जो है उसका ट्रांसलेट हो जाएगा और वह एकदम करेक्ट रहेगा। देखो, जैसे सबसे पहले अब इसमें एक चीज और हम सिलेक्ट करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सबसे पहले आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा जो है सबसे पहले आता है। तो अभी यहां पर हम लिखे भी हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में यहां पर हम देख रहे हैं कि वह शब्द आया भी है और यहां पर हम वह लिखे भी हैं। तो इसका मतलब इसको तुरंत सिलेक्ट कर लेंगे कि यह हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहां पर हम सब्जेक्ट के लिए यहां पर यस लिख दिए भाई ये सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर जो है हम ये क्लियर करेंगे कि इसमें वर्ब कहाँ है। वर्ब के लिए हम आपको एक चीज बता दें, वर्ब पहचानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो है, वर्ब पहचानने के लिए आपको बताए थे, वर्ब जो होता है जिसके लास्ट में ये जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, पहचान शब्द जो है उसके लास्ट में हमेशा जुड़ा रहेगा। पहचान शब्द जिसमें जुड़ा रहेगा वही आपका वर्ब होगा। यहां पर पहचान शब्द किसमें जुड़ा हुआ है, ता किसमें जुड़ा हुआ है, खाता में, मतलब खाना खाना, खाना खाने का मतलब वही आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। जब वही वर्ब है तो खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर ले, पहले इसको सिलेक्ट करके यहां पर हम लिख दिए वर्ब, कि ये वर्ब हो गया। अब उसके बाद बाकी जो बचता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बाकी जो बच जाए वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अदर वर्ड हो जाएगा। यहां पर अब हम सिलेक्ट कर लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसके हिसाब से, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको जो है हम ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं। देखिए, अब ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का इंग्लिश क्या होता है, वह आम खाता है। खाता है से क्लियर हो रहा है कोई लड़का है,
ठीक है। तो लड़का के लिए क्या यूज होता है, ही यूज होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, ही लिख दिए, ठीक है। अब ही ये सब्जेक्ट तो हो गया, अब वर्ब की बारी है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब जो है खाना, खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, खाता को, उसको कहते हैं ईट। क्या कहते हैं, ईट, ईट हो गया। लेकिन अब इसमें यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हम बता दें, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ लिखाना अच्छी बात नहीं है, उसको आप लोग कुछ अपने माइंड में भी सेट करके रखिए। माइंड में सेट करने का मतलब बस एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर हमारा सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक चीज और क्लियर नहीं हो पाता है कि इसमें यस लगेगा या फिर यस ईएस लगेगा। ये भी एक क्वेश्चन है कि यस लगेगा कि ईएस लगेगा, ये कैसे हम पहचान पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों दिया है, यस या ईएस लगाना है। तो इसको पहचानने के लिए आपको कुछ ऐसे जो है हम अक्षर बता रहे हैं जिसको आप समझ लीजिए कि उसमें यस कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे ईएस लगाना है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिस वर्ड के लास्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में सी एच आए, डबल एस आए, या फिर जेड आए, या फिर ओ आए, ठीक है, और या फिर यक्स आए, ठीक, और उसके बाद यस एच आए, अगर ये सभी चीज़ें आए, किसी भी वर्ड के लास्ट में ये सब चीज़ आए, तो इसमें हम ईएस ऐड करेंगे। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ईएस ऐड करेंगे। और अगर ये सभी नहीं आते हैं तो आंख मूंद करके क्या लिख देंगे, बस यस लगा देंगे। क्या हम देख रहे हैं इसमें ये सभी चीज़ें आई हैं, नहीं आई है, यहाँ पर टी आ गया है। जब टी आ गया तो हम क्या करेंगे, आंख मूंद करके यस लगा देंगे तुरंत यहाँ पे। तो हमारा क्या होगा, ही ईट्स। ये तो हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक बचा क्या, ओ ऑब्जेक्ट बचा। अब आम को क्या कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, सबको पता है मैंगो कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ही ईट्स मैंगो, हो गया। बस ये हमारा जो है ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। अब बाकी जैसे अगर एक और हम ट्रांसलेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए एक और हम लिखते हैं, तुम भोजन पकाते हो। तुम भोजन पकाते हो, यहां पर हम लिख दिए एक। अब यहां पर सबसे पहले हम बताए थे आपको कि लास्ट में सिलेक्ट कर लेना भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं। तो ते हो आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आता है, बताए हैं। उसके बाद बताए थे जिसमें पहचान जुड़ा हो वर्ब होगा, वर्ब हो गया। बाकी जो बचा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिलेक्ट करने के बाद तुरंत यही स्ट्रक्चर को देख करके हम जो है इसको क्या करेंगे, तुरंत जो है ट्रांसलेशन करेंगे इसका। तो सब्जेक्ट का इंग्लिश सबसे पहले तुम जो है यहाँ पर देख रहे हो हम लिखे हैं प्लूरल सब्जेक्ट में तुम है, तो तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिए यू, यू लिख दिए। अब उसके बाद तुरंत जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पकाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये कुछ वर्ब आपको याद रखने होंगे। पकाना को इंग्लिश में कहते हैं कुक। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, यस या यस आया है। अभी हम आपको बताएं कि एक वचनकर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है, लेकिन बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुवचनकर्ता, इसलिए इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, तो डायरेक्ट यू कुक। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट बच रहा है, हम लिख देंगे फूड, यू कुक फूड। बस ये हमारा जो है ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। अब बाकी ये हमें लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बताते हैं दूसरा सेंटेंस जो होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस, उसको ध्यान से समझिएगा। और रूल लिखवाने का मतलब ये है, रूल अब यहाँ पर हम कैसे लिखवाएंगे, रूल हम जो है सब कुछ रूल बता देते रहे हैं आप लोग को। आप लोग रूल लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, और इस तरह से जो है बिना रूल के हम बता दे रहे हैं अभी, ठीक है। अगर आप निगेटिव सेंटेंस जो होता है वह जो है क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर डू डज जो है हेल्पिंग वर्ब होता है, और यहाँ पर एक वर्ब और रहेगा हमारा जो मेन वर्ब होता है। अब यहाँ पर एक रूल होता है, आप लोग रूल जो है कॉपी में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर इतना प्लेस है नहीं कि हम लिखें जो है उसको। ये रूल होता है कि एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता ये है, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब किसका, डज का प्रयोग होता है। और बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होता है, डू का जो है प्रयोग किया जाएगा।
अब ये चीज़ आप लोग जो है कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू, एकदम सिंपल। एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू, यही आप लोग जो है यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे अब हम सेंटेंस को लेते हैं, एक सेंटेंस, जैसे वह विद्यालय नहीं जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता। इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये सब्जेक्ट है हमारा, सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसे सब्जेक्ट हो गया। लास्ट में बताए थे ये वर्ब होता है और बाकी जो है हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये नहीं तो अभी यहाँ पर नॉट जो है यूज़ हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, जाता है लड़का है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ही लिखेंगे। ही लिख दिए। उसके बाद ये एक वचन है, एक बहुवचन आपको पहचानना है सबसे पहले। तो ये ही हमारा एक वचन है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे हम, डज का प्रयोग कर देंगे, ही डज, डज लिखिए। उसके तुरंत बाद क्या है, नॉट है, नहीं के लिए लग जाएगा नॉट, ही डज नॉट हो गया। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो कहते हैं, गो। ही डज नॉट गो, कहाँ पर, ऑब्जेक्ट जो है क्या हमारा, विद्यालय, मतलब विद्यालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं, ठीक है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा हो गया, ठीक है। अभी जैसे अगर और एक सेंटेंस लेते हैं, अभी तुरंत देखिए यहाँ पर, जैसे मैं, अभी इसके पहले मैं ये सेंटेंस बताया था, मैं आम नहीं खाता हूँ। अभी उसमें था मैं आम खाता हूँ, इसमें यहाँ हो गया मैं आम नहीं खाता हूँ। अब मैं क्या है, मैं जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब कि बहुवचन, तो बहुवचन मैं क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद बताएं बहुवचन के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो यहाँ पर लिख दिए डू, आई डू। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, आई डू नॉट हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताए थे लास्ट में जो ऐड हो, तो खाना को क्या कहते हैं, आई डज नॉट ईट, आई डू नॉट ईट। क्या है फिर ऑब्जेक्ट, मैंगो हमारा है, तो यहाँ पर लिख दिया आई डू नॉट ईट मैंगो। ये हमारा जो है हो गया, एक जो है सिंगुलर का हो गया, एक प्लूरल का हो गया। सिंगुलर में हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे और प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, ये विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब बाकी तीसरा सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तीसरा सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा तीसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम जो है हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है, सबसे पहले तो हमें जो है यहाँ पर ये जानना होगा कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं। सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक वाक्य के विषय में जानने से पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द जानना चाहिए। प्रश्नवाचक शब्द जब जानेंगे तभी जाके हम ये जान पाएंगे कि कोई भी वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य है कि नहीं है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि प्रश्नवाचक शब्द होते क्या हैं, तब तक हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि यह वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वर्ड लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इन क्वेश्चन वर्ड को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन वर्ड अभी लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन वर्ड जो कि ज़्यादा जो है यूज़ होते हैं उनको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लिख रहे हैं वाट, वाट को हिंदी में कहते हैं क्या। दूसरा हम लिख रहे हैं वाई, वाई को हिंदी में कहते हैं क्यों। तीसरा जो है हाउ, हाउ को हिंदी में कहते हैं कैसे। चौथा है हमारा हु, हु को हिंदी में कहते हैं कौन, ठीक है। अभी जैसे चार हम यहाँ पर लिख दें, चार क्वेश्चन वर्ड केवल लिखे, चार बस। इसी चारों से हम जो है पहले देख लेते हैं कुछ सेंटेंस बना करके। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लिख दिए हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा कि केवल अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ नहीं होता है। बाकी इसके बाद जितने भी मतलब आपके सेंटेंस होंगे वो सब में डू या डज का यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, इसमें दो स्ट्रक्चर यूज़ होगा। पहला होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डू डज, पहला डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क अगर ये नहीं लगा रहेगा तो आपका जो है ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है, तो यहाँ पर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये दूसरा जो हमारा होता है, ये दूसरा वाला कुछ नहीं होता, इसमें केवल क्वेश्चन वर्ड आगे जोड़ देते हैं, बाकी यही सब है, देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये है कि आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे सर कब हम पहला वाला यूज करें कब दूसरा वाला यूज करें, तो यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, पहला वाला तब यूज करेंगे जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए। जब वाक्य में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा तो हम ये पहला वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड जो है मध्य में आए या फिर बीच में आए तो हम ये दूसरा वाला यूज करेंगे। हम इसलिए यहाँ पर आपको समझने के लिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पहले मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य में पहले आएगा तो ये वाला, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मध्य में इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग ये समझ जाएं कि जब क्वेश्चन वर्ड मध्य या बीच में आएगा तब हम ये वाला यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, जब से अब तुरंत जो है हम क्या कर रहे हैं, और वही रूल वही रहेगा, एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर जैसे हम कोई सेंटेंस ले रहे हैं, वही पुराना सेंटेंस ले ले रहे हैं, जैसे क्या वह विद्यालय जाता है, क्या वह विद्यालय जाता है, क्या वह विद्यालय जाता है। एकदम सिंपल सेंटेंस हम ले रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या वह विद्यालय जाता है, सबसे पहले हम इसी का ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए अभी हम आपको बताएं, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, वाक्य में सबसे पहले आ जाए, तुरंत आ जाए, तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, पहला वाला, और अगर मध्य में आए तो दूसरा वाला। तो ये पहले आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं हम पहले आ गया, तो इसका मतलब हम ये वाला लगाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, ये जो है क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या पहले आया है तो इसमें से सबसे पहले डू या डज ही लगाना हमें पहले। तो डू या डज में से क्या लगाएं पहले, उसके लिए हमें ये सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है बहुवचन है, हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख दिए डज, उसके जस्ट तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, डज ही। उसके तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ये हमारा जो है जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, कहाँ पर, विद्यालय, ऑब्जेक्ट है हमारा, तो यहाँ पर लिख दिए स्कूल, गो टू स्कूल। क्या हो गया, डज ही गो टू स्कूल। अब ये दूसरा वाला भी देख ले रहे हैं, यही जो है सेंटेंस लेकर के दूसरा वाला देख ले रहे हैं। वह विद्यालय क्यों जाता है, वह विद्यालय क्यों जाता है, क्यों जाता है। ये क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है कि बिना क्वेश्चन मार्क का आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो ये इससे यही पता चलता है कि यह जो है कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ध्यान रखिए। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अब क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर आ गया, बीच में आ गया। तो बीच में जब आ गया इसीलिए हम यहाँ पर लिखें मध्य में, मध्य मतलब बीच में आया, इसीलिए ये वाला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर जब मध्य में आ जाए तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है। सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखनी है, क्वेश्चन वर्ड की। क्यों को इंग्लिश में वहाँ पर लिख दिए, हम क्या कहते हैं, वाई कहते हैं, यहाँ पर लिख दिए वाई। उसके बाद तुरंत जस्ट जो है डू या डज लगेगा, और डू डज किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये जो हमारा सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, डज लगेगा, वाई डज। उसके तुरंत बाद क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिख दे ही, वाई डज ही। उसके बाद जो है वर्ब है गो टू, फिर ऑब्जेक्ट स्कूल, वाई डज ही गो टू स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस जो है बन गया, ट्रांसलेट हो गया। अब इसके बाद जो है हमारा आता है चौथा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस जो होता है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मतलब कि जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य दोनों, नकारात्मक शब्द भी रहे और प्रश्नवाचक भी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। निगेटिव जो है यहाँ पर तीर बना दिए, इसका मतलब समझ जाइएगा कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है आपको, केवल सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें सेम स्ट्रक्चर रहेगा
केवल आप ये देख रहे हैं उसमें जो है निगेटिव शब्द आ गया, इसलिए इसमें कहीं पर नॉट हमें लगाना है। तो नॉट लगाने के लिए आप हमेशा विशेष ध्यान दीजिएगा, नॉट हमेशा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हमेशा कोई भी टेंस होगा वह हमेशा जो है सब्जेक्ट के बाद लगेगा। कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। हम यहाँ पर लगा दिए सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद क्या लगा दिए? नॉट लगा दिए। अब सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद नॉट लगा दिए तो हम फिर से वही रूल वही सब कुछ रहेगा, बस आपको क्या जोड़ना है? नॉट लगाना है। अब यहाँ पर हम यही सेंटेंस भी ले रहे हैं तुरंत आपको समझाने के लिए। क्या वह विद्यालय नहीं जाता है कर दे रहे हैं, बस यहाँ पर देखिए हम नहीं कर दिए, नहीं जाता है। अब जब यहाँ पर नहीं कर देंगे तो डज ही, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद नॉट लगा है, तो डज ही नॉट क्या लग जाएगा? तुरंत जो है यहाँ पर क्या लग जाएगा? नॉट। डज ही नॉट, तो तुरंत जो है डज ही नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। अब जो है क्या होगा? वह विद्यालय क्यों जाता है ना, तो इसको भी नकारात्मक बनाना है, तो वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, क्या हो जाएगा? क्यों नहीं जाता है। यहाँ पर हम नहीं लिख दिए, उसके बाद नहीं लिख दिए, तो यहाँ पर फिर जो है क्या करेंगे हम बताएं अभी सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद नॉट लगता है, तो सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे? नॉट। तो इसका क्या बन जाएगा? वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमें लगता है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन एक चीज़ और बताना चाहेंगे जिससे आप जो है क्या करेंगे, एक ही जो है सेंटेंस को ये जो है चारों सेंटेंस में बदल देंगे। एक सेंटेंस लेंगे चारों सेंटेंस में जो है बदल देंगे। वो कैसे होता है ध्यान रखिए, हम बता दे रहे हैं एक सेंटेंस को कैसे 6 तरीके से बदल के हम आपको बता दे रहे हैं इसी वक्त तुरंत। एक सेंटेंस लेकर के उसको 6 तरह से बदल के तुरंत बताएंगे, और आप लोग प्रैक्टिस भी करिएगा घर पे कैसे बोलते हैं। इससे आपका इंग्लिश स्पीकिंग जो है अच्छा होगा, इंग्लिश स्पीक भी कर पाएंगे। जैसे हम ये अभी सरल एकदम सरल लेते हैं, वह है विद्यालय, यही लेते हैं जो बताएं अभी, नहीं तो दूसरा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको निगेटिव में भी बदलना है, इंट्रोगेटिव में भी बदलना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी बदलना है, सब में इसको बदल करके। लेकिन हम केवल हिंदी न लिख करके डायरेक्ट इंग्लिश लिखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका सबसे पहले हम बना लेते हैं आई प्ले क्रिकेट। इसका तो हम बना लिए आई प्ले क्रिकेट। अब निगेटिव भी बना देते हैं तुरंत, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। तीसरा हम बनाएंगे डू आई प्ले क्रिकेट। चौथा वाई डू आई प्ले क्रिकेट। पांचवा डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, और छठा जो है हमारा होगा वाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब ये छह बन गया, इसको 6 जल्दी जल्दी बोलना है, जिससे आप लोग को प्रैक्टिस करना है। आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, वाई डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ आगे जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसको हम कल बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हम आपको बेहतर से बेहतर जो है सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।